नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आज बात करेंगे राजनीति की। देखिए, 224 में लोकसभा चुनाव होना है और इसके मद्देनज़र विपक्षी एकता की कोशिशें जारी है। हालांकि भाजपा इस विपक्षी एकता को लेकर माखौल उड़ा रही है, मजाक कर रही है। लेकिन यह भी सच है कि भाजपा के शीर्ष के लोगों को इससे बेचैनी है और इसी बेचैनी के कारण विपक्षी दलों को कमज़ोर करने और उनकी एकता की संभावनाओं में रोड़ा अटकाने की मुहिम तेज कर दी गई है। ऐसे दो ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों को विरोधियों को सबक सिखाने के अभियान में लगाने का आरोप केंद्र की भाजपा सरकार पर लगती रही है और अब भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी खुलकर इस अभियान में जुट गया है। और इसका सबसे ताज़ा प्रमाण है महाराष्ट्र में हो रहा राजनीतिक घटनाक्रम। लेकिन क्या अब महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी इस तरह का प्रयोग भाजपा द्वारा किया जा सकता है? यह एक बड़ा प्रश्न है। महाराष्ट्र में भाजपा ने 1 साल पूर्व ही शिवसेना को तोड़कर सरकार बनाई और विधानसभा में जो विधायकों की संख्या थी उससे सरकार पर कहीं से कोई असर नहीं पड़ने वाला था। फिर भी ऐसे में एनसीपी को तोड़कर उसका समर्थन लेने की ज़रूरत क्या थी? एक बड़ा प्रश्न है। भाजपा ने एनसीपी को तोड़ा, अजीत पवार को अन्य विधायकों के साथ जोड़ लिया। जहां अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, वहीं 9 विधायकों को मंत्री पद दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त कुछ भी करने से गुरेज नहीं करेगी और वह इसमें माहिर भी है। वैसे तो यह घटना महाराष्ट्र और मुंबई की है, लेकिन सच पूछें तो इसकी पृष्ठभूमि दिल्ली में तैयार हुई थी और वहीं से इसका संचालन भी हो रहा था। याद होगा कि पिछले 27 जून को प्रधानमंत्री ने भोपाल में अपने संबोधन के दौरान कहा था कि एनसीपी महाराष्ट्र की भ्रष्टतम पार्टियों में से एक है। उनके नेताओं पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाला, सिंचाई घोटाला, खनन घोटाला आदि जितने भी मामले हैं उसमें ये लोग फंसे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मंच से कहा था कि मैं गारंटी देता हूं कि ऐसे लोग जो भ्रष्टता में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्हें जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जेल भेजने की बात तो छोड़ दीजिए। यहाँ तो भाजपा ने उन्हें विधानसभा में मंत्री पद देकर गौरवान्वित किया। सरकार में मंत्री बने अजीत पवार सहित एनसीपी के 9 विधायकों में से अजीत पवार, छगन भुजबल समेत 4 तो सीधे सीधे इन घोटालों में लिप्त बताए जाते हैं। उनको प्रधानमंत्री ने 27 जून को भोपाल में अपने भाषण के दौरान यह बातें भी बताई थी। बाकी जो 5 मंत्री हैं उनके पीछे भी किसी न किसी मामले में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। यहाँ गौरतलब यह है कि तथाकथित भ्रष्टाचारी नेता अब भाजपा के लॉन्ड्री में पहुंच गए हैं और अब साफ सुथरा होकर बाहर निकलेंगे। यह कोई पहली घटना नहीं है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और असम, गोवा तथा पूर्वोत्तर के कुछ अन्य राज्यों में कांग्रेस के दल बदल कर भाजपा में गए नेताओं को भी केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनसे इसी प्रकार छुटकारा मिला था और वह साफ सुथरा हो गए थे। ये खेल जो महाराष्ट्र में हुआ है वह बिहार में भी हो सकता है और इसके 2 कारण हैं। पहला कारण कि 30 जून को 1 साल पहले जब भाजपा ने शिवसेना को तोड़कर अलग हुए शिंदे ग्रुप के साथ मिलकर सरकार का गठन किया था, उसके कुछ दिनों पहले ही बिहार में नीतीश कुमार ने भाजपा से गठबंधन तोड़कर राजद और कांग्रेस के समर्थन में बिहार में सरकार बनाई थी।
यानी हम कह सकते हैं कि भाजपा ने महाराष्ट्र में जो खेला खेला, उसके बाद बल्ले बल्ले का जो नारा दे रहे थे, उसे बिहार में नीतीश कुमार ने दुख और विषाद में बदल दिया। वहीं अगर दूसरे कारण को देखें तो हम कह सकते हैं कि शरद पवार की पार्टी की तरह नीतीश कुमार की पार्टी में भी कई कमज़ोर गांठें हैं और उसका लाभ उठाने में भाजपा कभी गुरेज नहीं करेगी। जिस तरह महाराष्ट्र में एनसीपी के प्रतिपक्ष के नेता अजित पवार लगातार भाजपा के संपर्क में रहे हैं, उसी तरह बिहार में जदयू के नेता और नीतीश कुमार के बाद सबसे कद्दावर माने जाने वाले आरसीपी सिंह जदयू का साथ छोड़कर भाजपा को अपना लिए हैं। शंका ही नहीं जताई जा रही है, कई नेताओं ने इस तरह का बयान भी दिया है कि आरसीपी सिंह के माध्यम से जदयू के कई सांसद और विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। ऐसे नेताओं को आगामी चुनाव में अपने भविष्य को लेकर चिंता है। उन्हें लगता है कि जदयू के राजद के साथ मिल जाने से क्षेत्र में जीत का जो समीकरण है वह कहीं ना कहीं ध्वस्त हुआ है और वह कमज़ोर हुए हैं। ऐसे में भाजपा के साथ उनके चले जाने पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि शायद लोकसभा चुनाव में उन्हें जदयू के तरफ से टिकट न मिले, जबकि भाजपा में टिकट के ज़्यादा आसार नज़र आते हैं। यह गौर करने वाली बात है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा 17 सीटों पर लड़ी थी, सभी सीटों पर विजय प्राप्त किया था। इस बार भाजपा के हाथों में 40 सीटों में से 30 सीटों का आना तो तय माना जा रहा है। इसीलिए उन्हें 13 नए उम्मीदवारों की दरकार होगी, जबकि दूसरी ओर जदयू 17 सीटों पर लड़ी थी जिसमें 16 सीटों पर विजय प्राप्त किया था। तो इन 16 सीटों पर नए उम्मीदवारों का आना तो नामुमकिन है, जबकि इस बार जदयू के साथ राजद है जो सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस है और लेफ्ट की पार्टियां हैं। ऐसे में जदयू को 17 सीट भी मिल पाएगा कि नहीं, यह भी कहना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार अपने पार्टी नेताओं के इस असमंजस को नहीं समझ रहे हैं। महाराष्ट्र की घटना के बाद खतरे की घंटी का एहसास उन्हें भी है और शायद इसीलिए 1-to-1 करके उन्होंने अपने विधायकों सांसदों से वार्ता की। हालांकि नीतीश कुमार से मिलने वाले नेताओं का यह बयान रहा कि उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं के विषय में बात की, चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए, लेकिन कहीं अपने नेताओं का मन टटोल कर नीतीश कुमार यह आश्वस्त तो नहीं होना चाहते थे कि महाराष्ट्र की घटना बिहार में तो नहीं दोहराई जाएगी। वहीं पिछले दिनों गुप्त रूप से जदयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का गुप्त रूप से पटना में आकर नीतीश कुमार से मिलना भी कई कयासों को बल देता है। हरिवंश नारायण सिंह ने नीतीश कुमार के इस मुलाकात की जानकारी मीडिया को तब लगी जब वह पटना से दिल्ली जा चुके थे। याद होगा जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तो जदयू ने इसका विरोध किया था, तब भी हरिवंश नारायण सिंह वहां उपस्थित थे, जिसको लेकर जदयू के नेताओं ने हरिवंश नारायण सिंह पर कई तरह के आरोप लगाए थे और भला बुरा भी कहा था। लेकिन अब इस तरह की भेंट भी कहीं ना कहीं नए सवालों को पैदा करती है। हरिवंश नारायण सिंह को नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है और वह नीतीश कुमार के भी करीबी रहे हैं। ऐसे में क्या खिचड़ी पक रही है यह तो आने वाला समय बताएगा। इस बीच बिहार के गठबंधन सरकार में भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर गए और इसी बीच उनके मंत्रालय मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय में अचानक 500 कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया। लेकिन तेजस्वी के लौटने के बाद 24 घंटे के अंदर ही सारे तबादले रद्द करने पड़े। बताते हैं कि तेजस्वी के दबाव में ये सारे तबादले रद्द हुए थे। दूसरी ओर केंद्रीय एजेंसियों ने लालू प्रसाद के परिवार पर फिर एक बार शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जमीन के बदले नौकरी के कथित घोटाले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर किया, जिसमें
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया है। मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित कुछ अन्य लोग के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दायर किया जा चुका है। पिछली बार नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल से अपना नाता तोड़े थे। उस समय तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार को ही उन्होंने मुख्य मुद्दा बनाया था। अब इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ हुए समझौते को तोड़ तो नहीं देंगे, फिर पलटी तो नहीं मार देंगे। लेकिन इसको लेकर पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि चार्जशीट में नाम होने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। दूसरी ओर नीतीश कुमार के कुछ नज़दीकी नेताओं के संबंधियों के यहाँ भी आयकर के छापे पड़े हैं और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अन्य नेताओं के यहाँ भी छापे पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो नीतीश कुमार को चारों तरफ से बांधने की कोशिश की गई है और यही कारण है कि राजनीतिक हलकों में बार बार इसकी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार कहीं भाजपा के साथ तो नहीं चले जाएंगे। भाजपा ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब नीतीश कुमार के लिए भाजपा के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं। लेकिन राजनीति में ऐसी बातों और ऐसे वादों का कोई मतलब नहीं होता। भाजपा जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को पाकिस्तान परस्त और आतंकियों का हमदर्द बताती थी और उसी के साथ 2 बार उन्होंने सरकार बनाया। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि नीतीश कुमार को भाजपा गले लगा ले। जानने की बात यह होगी कि क्या इससे नीतीश कुमार को भी कुछ लाभ होगा। पिछले 1 साल के दौरान नीतीश कुमार भाजपा के विरोध में इतना आगे कदम बढ़ा चुके हैं और वो देश में घूमे हैं, उन्होंने दौरा किया है, विपक्षी दलों को साथ लाने की मुहिम चलाई है और इसमें कहें तो एक तरह से उन्होंने सफलता भी पाई है। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को बनाने के इस फैसले और प्रयास का लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने सराहना भी की, उन्हें संयोजक बनाने की भी बात की गई। ऐसे में नीतीश कुमार भाजपा में जाएंगे या ऐसा फैसला करेंगे, ऐसा नहीं लगता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह नीतीश कुमार अपनी पार्टी, सरकार और विपक्षी एकता को बचाने में सफल होते हैं या नहीं। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दें ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल ज़बां अब तक तेरी है।